Hello students, today I will discuss about the first chapter of the class 11th. क्लास 11th का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे क्लास 11th के सिलेबस को अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें बेसिक कंसेप्ट है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, उसका तो नाम ही बेसिक कंसेप्ट हो गया। जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें भी बेसिक कंसेप्ट ही आते हैं। जो थर्ड चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला, वो भी बेसिक कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, उसमें भी बेसिक्स आते हैं केमिस्ट्री के। और जो फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग, उसमें भी बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला जो चैप्टर आएगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी बेसिक कंसेप्ट्स से आएंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो केमिस्ट्री में आपको पता है हम क्या करते हैं, फिजिकल और जो केमिकल स्टडी है, मैटर की जो फिजिकल और केमिकल स्टडी है, उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई है। स्टडी ऑफ द मैटर इन द फिजिकल फॉर्म और इन द केमिकल फॉर्म, मीन्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसको हम बोलते हैं क्या, केमिस्ट्री। अब इसमें स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात हो रही है। स्कोप और इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री की अनलिमिटेड है, और ये मैं सिर्फ केमिस्ट्री के टीचर होते हुए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में ऐसा है। क्योंकि अगर आप डीपली सोचें तो ऐसे बहुत सारे, ऐसा कोई भी फील्ड आपको नहीं मिलेगा जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड ना हो। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे के सारे जो फील्ड है, ऑलमोस्ट सभी फील्ड किससे रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए, आपको मैं कुछ बातें इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर का फील्ड लेते हैं, अब एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, आपको पता है। उन सभी एक्टिविटीज में केमिस्ट्री का रोल है। आप इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं, आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं, आप सीड्स का ट्रीटमेंट करते हैं अलग अलग उससे। तो ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड, ये सब क्या है, केमिकल सब्सटेंस। और आपको पता है इनके बिना हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। फिर आप फार्मास्यूटिकल्स को देख लीजिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री को देख लीजिए। तो मेडिसिन हमारी सारी के सारी, एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, सारी के सारी मेडिसिन क्या है, केमिकल्स हैं। तो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जितने भी हमारी मेडिसिन हैं। तो पूरी की पूरी जो आपके पास फार्मास्यूटिकल वो है, केमिस्ट्री है, वो किस पे डिपेंड, केमिस्ट्री पे डिपेंड है। पूरी की पूरी जो मेडिसिनल साइंस है वो केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। तो मोस्टली हमारी मेडिसिन केमिकल सब्सटेंसेस हैं। फिर आप एक्सप्लोसिव्स को देख लीजिए। एक्सप्लोसिव चाहे आप मिलिट्री एक्सप्लोसिव, बड़े जो एक्सप्लोसिव है उनकी बात आप करें, या स्मॉल स्केल पे जो आप पटाखे वगैरह यूज करते हैं, क्रैकर्स आप यूज करते हैं, तो वो वाले देख लीजिए। वो सब क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं। सो जैसे मिलिट्री एक्सप्लोसिव है ट्राई नाइट्रोटोलुएंट, TNT, RDX है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, RDX बोलते हैं जिसको हम। ट्राई नाइट्रोटोलुएंट, TNT है। तो ये सब क्या है, केमिकल सब्सटेंस है आपके पास। इसके अलावा जो स्मॉल स्केल पे जो हम फेस्टिवल्स वगैरह में यूज करते हैं, क्रैकर्स यूज करते हैं, वो भी क्या है, केमिकल सब्सटेंस ही है। फिर फूड इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, आप अलग अलग कलर के, जैसे आप स्वीट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के आपको मिलते हैं, डिफरेंट कलर के फूड्स मिलते हैं आपको, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत सारे कलर्स के आपको मिलते हैं। तो ये कलर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, परमिटेड कलर्स बोलते हैं इनको हम। तो ये परमिटेड कलर्स उसमें फूड सब्सटेंसेस में ऐड किए जाते हैं ताकि आप अट्रैक्ट हों और उसको परचेज करें। अदरवाइज उसकी कोई न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस एज इट इज नहीं होती, क्योंकि हम डिफरेंट पर्सन डिफरेंट कलर से अट्रैक्ट होते हैं। तो उसके हिसाब से फिर वो उसमें कलर्स मिक्स किए जाते हैं अलग अलग स्वीट्स के अंदर या और दूसरे फूड सब्सटेंसेस में। फिर आपको पता है फूड सब्सटेंसेस पैक्ड भी आते हैं बहुत सारे। तो जो पैक्ड फूड सब्सटेंसेस हैं उनमें हम प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं जो फूड को स्पॉइल नहीं होने देते। तो प्रिजर्वेटिव सारे के सारे क्या है, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट है, हमारे घर में विनेगर है, तो ये सब क्या है, विनेगर हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, ये सब क्या है, ये आपके पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लीजिए, कपड़े, क्लोथ्स हम पहनते हैं। अब नेचुरल फाइबर तो कॉटन है हमारे पास, सिल्क है, लेकिन क्लोथ्स आपके पता है बहुत सारे वेराइटीज, थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी के क्लॉथ मिलते हैं। तो वो पॉलीमर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो वेरियस टाइप्स के पॉलीमर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स आर देयर। और उन पॉलीमर्स को कॉटन के साथ, सिल्क वगैरह के साथ, या अकेले पॉलीमर्स को, एक पॉलीमर को दूसरे में मिक्स करके हमें बहुत सारी वेरायटी के क्या मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, क्लॉथ्स मिलते हैं, जो हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग इंडस्ट्री को देख लीजिए आप, इसमें सीमेंट का यूज करते हैं जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है। इसके अलावा पेंट्स का यूज करते हैं, पेंट्स सारे के सारे क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि केमिस्ट्री के बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहें तब भी आपको ऐसा कोई फील्ड नहीं मिलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो केमिस्ट्री से रिलेटेड ना हो। तो आप सोच के, अगर ऐसा कोई आपको फील्ड मिलता है तो सोच के आप मेरे को बता सकते हैं जिसमें केमिस्ट्री का रोल ना हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसमें हम जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है वो हम कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक हम कर रहे हैं इसमें जो आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा हुआ है, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये टॉपिक का नाम है पहला जो आपके पास। इसमें देखो दो टर्म यूज हुई हैं शुरू में, इसको सिंपली एटॉमिक मास भी हम बोल देते हैं। पूरा नाम है एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, एक्चुअल जो नेम है इसका वो है एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है बच्चों? एवरेज, रिलेटिव और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में हम एवरेज किस लिए लेते हैं, उसके दो रीजन है। आपको पता है एलिमेंट्स आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटॉप्स। पीरियोडिक टेबल में जब आप देखते हैं तो जैसे हाइड्रोजन का आप एटॉमिक मास देखें, या आप कार्बन का देखें, या नाइट्रोजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का देखते हैं, क्लोरीन का देखते हैं, तो एटॉमिक मासेस जो है वो आपको फ्रैक्शन में मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप देखते हैं तो ये मिलता है, ऐसे लिखा हुआ। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स आई होप सभी को पता होंगे। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। और एक होते हैं आइसोटॉम्स, जिनमें सेम नंबर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 3 वर्ड मैंने बताया आपको, आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटॉम्स। आइसोटॉप्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। फिर आपके पास आइसोबार है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फिर आइसोटॉन्स हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटॉन्स बोलते हैं। तो ये आपके पास एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। ये आप हाइड्रोजन का एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास आता है, ये आपके पास, ठीक है। अब ये कैसे आया आपको पता, हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम। तो इन तीनों का एवरेज और एवरेज कैसे निकालते हैं? नॉर्मल एवरेज नहीं निकालना, उनकी जो परसेंटेज है यूनिवर्स में, जो परसेंटेज है उनकी, उसके हिसाब से हम एवरेज निकालेंगे। वो निकालना भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपके पास ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिशियम है। पूरे वर्ल्ड में जितना हाइड्रोजन है उसका 99% से भी ज्यादा प्रोटियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर आपके पास 1.1% बच गया, तो जो 0.1% है उसमें 99%, उसका भी 99% ड्यूटेरियम है। और ट्रिशियम बहुत कम स्टेबल होता है, वो सबसे कम परसेंटेज में है, वो सबसे कम एग्जिस्ट करता है पूरे यूनिवर्स में। जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है, रेशियो, उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये अंडरस्टूड है कि सबसे ज्यादा एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने में सबसे बड़ा रोल किसका होगा? प्रोटियम का, फिर ड्यूटेरियम का, और सबसे कम किसका? ट्रिशियम का। इसलिए ये 1 के क्लोज आया हुआ है। फिर हम निकालने का इसका तरीका भी करेंगे, मेथड करेंगे कि कैसे होता है। तो आपको पता लग गया एवरेज वर्ड किस लिए यूज करते हैं हम? बिकॉज दो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। एक रीजन तो क्या हो गया कि एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटॉप्स, तो इसलिए हम एवरेज वर्ड यूज करते हैं। दूसरा रीजन होता है इसका कि एलिमेंट आपको पता है बहुत छोटा होता है, एटम बहुत छोटा है, उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस चीज को देखना ही मुश्किल हो, उसके एक एटम का मास निकालना कितना मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ एटम का मास निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास आयरन की रोड है या कार्बन की रोड है, अब इसका मास तो निकल जाएगा आसानी से। अब इसमें मान लीजिए बिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो इसका मास निकाल लिया और उसको 1 बिलियन से आपने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास? ये एक एटम का मास आ गया। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, उसको एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में लेते हैं, एवरेज वर्ड यूज करते हैं। तो दो मैंने रीजन आपको बताए जिसकी वजह से एवरेज वर्ड हम यूज करते हैं। एक तो एलिमेंट्स आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम एवरेज की फॉर्म में उनका मास लेके आते हैं। दूसरा, वो बहुत छोटे हैं, तो इंडिविजुअल एटम का मास निकालना इज वेरी डिफिकल्ट एंड टीडियस टास्क, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम का मास निकाल के उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो उस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज मास आ जाएगा। ये वर्ड हो गया आपके पास। अब दूसरा पूछ लेते हैं कि रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया हमने। अब रिलेटिव, किसी भी चीज की आप मेजरमेंट करते हैं
आप चाहे मास की मेजरमेंट करें, आप लेंथ की मेजरमेंट करें, वॉल्यूम की मेजरमेंट करें, टाइम की मेजरमेंट करें, तो एक यूनिट चाहिए होती है। आप यूनिट के साथ रिलेट करते हैं। तो हर चीज़ की जो साइंटिफिक मेजरमेंट है वो किसी के साथ रिलेट करके होती है। जैसे मैंने बोल दिया कि आप रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालिए, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? किस चीज़ का यूज़ करेंगे? स्केल का यूज़ करेंगे आप। तो स्केल से आप लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट उसकी निकालेंगे। तो स्केल क्या है आपके पास? वो एक आपके पास स्टैंडर्ड चीज़ होगी, एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी, जिससे आप उसको वो मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी तरह से भी हो सकती है। तो आपने लेंथ निकाल ली कि इतने मीटर लंबा है, इतने मीटर चौड़ा है और इतनी हाइट है, इसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट इतनी है। अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास क्या हो गया? इसमें रिलेट हो गया। तो हमने क्या किया? रिलेट करके, जैसे मैंने बोल दिया आपको कि आप 5 kg शुगर लेके आइए मार्केट से। कितने? 5 kg। तो आप क्या करेंगे? ऐसे उठा लाएंगे, या आप जो स्केल होता है उसमें जो वेइंग मशीन होती है उससे आप मेजर करते हैं, तो मेजर ही करेंगे ना। तो 5 kg ऑफ शुगर का मीनिंग क्या हो गया? कि आपने इतनी शुगर ले ली विच इज 5 टाइम्स हैवियर देन 1 kg। 1 किलोग्राम से कितनी हैवी है शुगर? 5 टाइम्स हैवी है। तो 1 किलोग्राम आपकी यूनिट हो गई शुगर। अंडरस्टैंड? अगर 5 ग्राम लेनी होती तो आपको कितनी लेते? 1 ग्राम से 5 टाइम्स ज्यादा। तो आप इस तरह से एवरेज, ये दो वर्ड आप यूज करते हैं, एवरेज और रिलेटिव इसमें। तो एवरेज, रिलेटिव और फिर एटॉमिक मास कम। तो आई होप ये एवरेज और रिलेटिव का मीनिंग आपको कंसेप्ट में क्लियर हो गया होगा। अब एवरेज, रिलेटिव, एटॉमिक मास, एटम का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें चाहिए छोटी यूनिट, हमें स्मॉल यूनिट चाहिए, क्योंकि हमें छोटी चीज का मास निकालना है। तो स्मॉल यूनिट के लिए क्या करते हैं हम यूज करते हैं स्मॉल यूनिट, जिसको बोलते हैं, जैसे बड़े मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम, ग्राम यूज करते हैं, या और बड़ी यूनिट्स, या मिलीग्राम, उससे छोटे मास के लिए मिलीग्राम यूज कर लेते हैं हम, सेंटीग्राम यूज करते हैं। तो उसी तरह से ये बहुत ही छोटा मास है, तो इसके लिए बहुत छोटी यूनिट चाहिए, और वो छोटी यूनिट होती है AMU और U। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यूनिफाइड यूनिट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक एटम है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटम किसका है आपके पास? कार्बन 12 का। तो एक एटम आपके पास कार्बन 12 का है, और उसका आपने मास निकाल लिया। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम है, उसका मास निकाला आपने, और उसको कितने से डिवाइड कर दिया आपने? 12 से। सो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड 1 AMU और U। तो ये इक्वल टू हो गया 1 U के इक्वल, या 1 AMU के। तो AMU की डेफिनेशन पता लगी आपको क्या है? तो AMU की डेफिनेशन या U की डेफिनेशन ये होगी आपके पास, क्या होगी? मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो 1/1 एटम का जो मास है कार्बन 12 आइसोटोप का, उसका 1/12 होगा, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट। उसको बोलेंगे हम एटॉमिक मास यूनिट। तो बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने, एक एटम कार्बन 12 आइसोटोप का है, उसका 1/12 जो मास होगा वो होगा किसके इक्वल? 1 AMU या 1 U के इक्वल। और इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 AMU या 1 U की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये इतनी छोटी वैल्यू आप देख लो, बहुत ही छोटी वैल्यू है ये। तो ये बहुत स्मॉल यूनिट है, और क्योंकि हमने एटम का मास निकालना है तो हमें स्मॉल यूनिट ही इसमें चाहिए होती है। सो आई होप एटॉमिक मास यूनिट की कंसेप्ट आपको क्लियर, एटॉमिक मास यूनिट की कंसेप्ट आपको क्लियर होगी। अब ये डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज, रिलेटिव, एटॉमिक मास को डिफाइन कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया कि एवरेज किस लिए यूज करते हैं, रिलेटिव किस लिए यूज करते हैं, फिर AMU क्या चीज होती है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है। अब एवरेज, रिलेटिव, एटॉमिक मास की अगर आप डेफिनेशन करें तो क्या होगी कि आपके पास जो एटम है, आपके पास जो भी एटम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, कोई भी एलिमेंट आपके पास है, वो 1 AMU से या 1 U से कितना हैवी है। अगर वो 1 AMU के इक्वल है तो उसका एटॉमिक मास कितना माना जाएगा? एवरेज, रिलेटिव, एटॉमिक मास कितना माना जाएगा? 1 U या 1 AMU। अगर वो 4 टाइम्स हैवी है तो 4 AMU या 4 U। अगर वो 16 टाइम्स हैवी है तो 16 U या 16 AMU। तो एवरेज, रिलेटिव, एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी
हाउ मच हैवी इज एन एटम, सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, ताकि बच्चे आसानी से समझ पाएं कि हाउ मच हैवी इज एन एटम कंपेयर्ड विद 1 AMU और 1 U. हाउ मच हैवी is an atom compared with 1 AMU or U is called average relative atomic mass. देखिए हम एग्जांपल से करते हैं इस बात को. आपके पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स मैंने लिख लिए. एक एक एटम है इनके, तो इसका एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 1U, इसका 4U, इसका 16U, इसका 14U, इसका 32U और ये 31U. इनका मीनिंग समझ गए आप कि अगर आपके पास एक एटम है हाइड्रोजन का तो वो 1U मीन्स इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है. अगर हीलियम का एक एटम है तो 4U मीन्स 1 AMU से या 1U से वो 4 टाइम्स हैवी है. ऑक्सीजन का एक एटम 16 टाइम्स हैवी है, नाइट्रोजन का एक एटम 14 टाइम्स हैवी है, सल्फर का एक एटम 32 टाइम्स हैवी है, फॉस्फोरस का 31 टाइम्स हैवी है. तो ये एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास. अब नॉर्मली ये वैल्यू 1 नहीं होती. हाइड्रोजन की अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो ये होती है 1.008U, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट करके हमने 1 ले ली क्योंकि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में 1 के इक्वल आती है. तो इसलिए ज्यादातर न्यूमेरिकल पर्पज में आप 1 यूज करते हैं, अदरवाइज एक्चुअली ये यूज करना चाहिए हमें 1.008. इसी तरह से बाकी की केस में. तो इससे क्या सीखा हमने, ये सब क्या है, दिस इज, ये क्या है सब, दिस इज मास ऑफ 1 एटम इन ईच केस. ये एक एटम का मास है, दिस इज मास ऑफ एन एटम इन ईच केस. हर केस में एक एटम का मास है. मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके और बताता हूँ इसको एग्जांपल से. मान लीजिए आपके पास 32U है, 32U मास है या 32 AMU मास है हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का कितना बताया मैंने, 32 AMU. तो अंडरस्टूड है एक AMU या एक U में कितने हाइड्रोजन एटम है 1, तो 32 AMU में कितने हो जाएंगे 32. समझ गए या नहीं बात. इसी तरह से आपके पास 32U है हीलियम का, तो उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, 4 AMU में 1 एटम है तो 32 में कितने हो जाएंगे 8 एटम्स. तो मास 32 AMU ही था या 32U था, लेकिन उसमें हाइड्रोजन के तो 32 एटम हो गए और हीलियम के कितने हो गए, हीलियम के हो गए 8 एटम्स और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 2 एटम्स और सल्फर के कितने हो जाएंगे 1 एटम. समझ गए नहीं बात. तो ये आपको समझना चाहिए, दिस इज मास ऑफ एन एटम इन ईच केस. हर केस में एक एटम का मास है. अब देखो एक होता है ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास मैंने लिखा है क्या, ग्राम एटॉमिक मास. अगर आप एटॉमिक मास को, जो हमारा ये एटॉमिक मास है, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसको अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो इट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास. एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं. तो जैसे आपके पास ग्राम एटॉमिक मास इनके हम लिख रहे हैं. और एक बात आप याद रखना कि ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. ग्राम एटॉमिक मास किसका मास होता है, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स और 1 मोल ऑफ एटम्स. और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23. तो ग्राम एटॉमिक मास इसका 1 ग्राम हो गया, इसका 4 ग्राम हो गया, इसका 16 ग्राम हो गया, इसका 14 ग्राम हो गया, ये 32 ग्राम हो गया, ये 31 ग्राम हो गया. तो इंटरेस्टिंग बात क्या थी, वो ये है कि ये किसका मास है, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. ये मास है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का. और एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल है, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, और वो किसके इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻23. तो इतने एटम्स अगर आपके पास है तो उनका मास है ये. मीनिंग समझ गया क्या. अब मैं फिर एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ.
आपके पास 32 ग्राम है, किसका? हाइड्रोजन का है, मान लीजिए 32 ग्राम आपके पास किसका है? हाइड्रोजन का। तो आपको पता है 1 ग्राम में कितने एटम्स हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो 32 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1 ग्राम में कितने एटम्स हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो 32 ग्राम में कितने हो जाएंगे? इससे 32 टाइम्स ज्यादा होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 32, एवोगैड्रो इंटू 32। अब आपके पास हमने चेंज कर दिया, 4 ग्राम हीलियम का है, मान लीजिए 4 ग्राम किसका है? हीलियम का। 32 ग्राम हीलियम का। तो 32 ग्राम हीलियम में आपको हीलियम के एटम्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे? 4 ग्राम में आपके पास कितने एटम्स हैं? इसके इक्वल। तो 32 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 32 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्वेश्चन समझ गया या नहीं? तो देखो ऐसे निकाल सकते हैं आप इसको, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास है 32 ग्राम ऑफ हीलियम और आपको कैलकुलेट, तो आपको ये नॉलेज है कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितने एटम्स? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम्स? तो 1 ग्राम में कितने हो गए आपके पास? एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय 4। और 32 ग्राम में कितने हो गए बच्चों? मल्टीप्लाइड बाय 32। तो ये आ गया आपके पास 8 इंटू Na। समझ गए? ये बात मैंने आपको बताई। लेकिन अगर आपके पास 32 ग्राम हो किसका? ऑक्सीजन का। 32 ग्राम आप किसका है? ऑक्सीजन एटम, मॉलिक्यूल नहीं। मॉलिक्यूल होगा तो स्टोरी चेंज हो जाएगी। अब आपके पास है 32 ग्राम किसका? ऑक्सीजन एटम। तो आपको पता है 16 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो 32 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। और अगर आपके पास 32 ग्राम की बजाय 8 ग्राम हो ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 16 में ग्राम में कितना है? क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए आपके पास है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, आपके पास है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या करेंगे आप? आपको निकालना है क्या? आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स इसमें। तो ये नॉलेज यूज करेंगे आप ग्राम एटॉमिक मास की। तो 16 ग्राम में कितने एटम्स हैं? एवोगैड्रो एटम्स। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय 16 हो जाएंगे या नहीं? तो फिर आपके पास 8 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 8 ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये आ गया आपके पास एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर आ जाएगा आपका। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ग्राम एटॉमिक मास की कंसेप्ट मैंने आपको बताई, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास की कंसेप्ट मैंने आपको बताई। इसी से रिलेटेड फिर है एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आपको पता है मॉलिक्यूल बनता है एटम्स के कॉम्बिनेशन से। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एटम की नहीं होती, किसकी होती है? मॉलिक्यूल की। लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा। इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट करती है यूनिट वो मॉलिक्यूल होती है, एटम एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली। तो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास की तरह से ही आप एवरेज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक मास इक्वल टू होगा सम, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होगा सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जितने एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर हैं उनके एटम्स के एटॉमिक मास को सम करके जो वैल्यू आएगी वो होगा मॉलिक्यूलर मास। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे इसको? एवरेज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को। हाउ मच हैवी इज अ मॉलिक्यूल कंपेयर्ड विद 1 AMU? हाउ मच हैवी is a molecule compared with 1 AMU और U। एक AMU से आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितना हैवी है, उसको क्या बोलेंगे हम? एवरेज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास उसको बोलेंगे। अब देखो आप, मैं एग्जांपल से लिख रहा हूं। ये H2 मॉलिक्यूल, ये आपके पास हीलियम मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये सल्फर मॉलिक्यूल, ये फास्फोरस मॉलिक्यूल। तो आपने क्या देखा?
हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना। हीलियम का एटम भी वही है, मॉलिक्यूल भी वही है, तो इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो वर्ड मैंने क्या यूज किया, डाई एटॉमिक। डाई मीन्स टू, दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मीन्स इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये भी डाई एटॉमिक। ये ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा मीन्स 8, मीन्स एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स है। ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, 4 एटम है एक मॉलिक्यूल में। फॉर्मूला से भी दिख रहा है आपको। अब देखिए इनका एवरेज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखेंगे। अब आपको पता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 एटम्स है तो कितना हो जाएगा इसका 2u या 2mu, इसका 4u, इसका 32u। क्यों हो गया 32? क्योंकि 2 एटम है ऑक्सीजन के। एक का मास कितना है, एक का मास 16 है, तो 2 का कितना हो गया 32। एक का 1 है, 2 का 2u हो गया। इसमें 28u। ये आपके पास 32 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 256u। इसमें 31 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 124u। मीनिंग समझ में आ गया आपके पास कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 टाइम्स हैवी है 1 AMU से। हीलियम का 4 टाइम्स हैवी है। ऑक्सीजन 32 टाइम्स हैवी। नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल 28 टाइम्स हैवी। सल्फर का 1 मॉलिक्यूल 256 टाइम्स हैवी। और फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल 124 टाइम्स हैवी है, किससे 1 AMU से। तो हमने क्या सीख लिया, ये देखो डेफिनेशन सीखना तो बहुत इजी है, लेकिन आपने कंसेप्ट को समझ लिया और इस कंसेप्ट को आप यूज कर रहे हैं कहाँ पे, जब न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में बात आती है, तो वो मेन चीज होती है इसके अंदर। तो हमने मेन चीज क्या सीखी इसमें कि ये अगर इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो आपको ये पता लग जाए कि ये मास होता है 1 मॉलिक्यूल का। तो ये क्या है, मास ऑफ 1 molecule in each case। हर एक केस में एक मॉलिक्यूल का मास है, ये हर केस में एक मॉलिक्यूल का मास है ये वाला। अब इसी में आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या ग्राम मोलर मास भी बोल देते हैं। तो ग्राम एटॉमिक, ये जो आपके पास मोलिकुलर मास है, इसको आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दे तो इट बिकम्स ग्राम मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। तो देखिए ग्राम मोलिकुलर मास इसका कितना हो जाएगा, ये 2 ग्राम, ये 4 ग्राम, ये 32 ग्राम, ये 28 ग्राम, ये 256 ग्राम, ये आपके पास 124 ग्राम, ये। और ये किसका मास होता है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास किसका मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास किसका मास होता है, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो ग्राम मोलिकुलर मास किसका मास होना चाहिए, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये मास होगा किसका, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है ये, एक मॉलिक्यूल का मास नहीं। ये था मास एक मॉलिक्यूल का। तो बहुत सिंपल सी बात आगे देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये अगर आपके पास 2U है हाइड्रोजन का तो एक मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन अगर 2 ग्राम है आपके पास हाइड्रोजन का तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, इतने। एवोगैड्रो नंबर क्या है अब 6.022 × 10 की पावर 23, 10⁻23। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। 2 AMU है तो सिर्फ आपके पास एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल 2 एटम। तो 2U अगर आपके पास हो तो एक तो मॉलिक्यूल हो गया, एटम कितने हो गए, 2 हो गए। अगर आपके पास 256U है सल्फर का तो एक मॉलिक्यूल हो गया सल्फर का, एटम्स कितने हो गए, 8 एटम्स 8 हो जाएंगे इसमें, क्योंकि 32U में एक एटम है सल्फर का, तो 256 में 8 हो गए। लेकिन अगर आपके पास 256 ग्राम है सल्फर का तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल में आपको पता है 8 एटम है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8। तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ आ गया, नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल हो गए,
अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग जाते हैं तो उससे नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखें, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एटॉमिसिटी क्या है, लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा होगा एटॉमिसिटी के बारे में। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, आप देखो कितने हैं यहाँ पे, इसमें कितने हैं, तो यहाँ एटॉमिसिटी लिख रहा हूं मैं, इसकी 2 है, इसकी 1 है, ये 2, ये 2, ये 8, ये 4। तो आपको पता लग गया कि एक मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन का है तो 2 एटम्स, फॉर्मूले से पता लग रहा है। ऑक्सीजन में भी 2, सल्फर में 8 और फास्फोरस में 4। तो ये एटॉमिसिटी होगी। तो अगर आपको मॉलिक्यूल्स पता लग गए तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो एटम्स, एटम्स पता लग गए तो एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास। तो इस तरह से आप इसमें निकाल सकते हैं। तो ये हमने 2 कंसेप्ट की, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में हमने बात की अभी, और मैंने उसकी इंपॉर्टेंस बताई आपको। ये इंपॉर्टेंस समझनी है आपको। बच्चे को आपके माइंड में जो कंफ्यूजन होती है नॉर्मली बच्चों के, वो ध्यान कर लो आप। कंफ्यूजन इस चीज की होती है कि 2U आ गया तो क्या करें, 2 ग्राम आ गया तो क्या करें। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2U आ गया इट मीन्स एक मॉलिक्यूल का मास है या 2 एटम्स का मास है। 2 ग्राम आ गया इट मीन्स आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है, या फिर 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है। फ्रैक्शनल अबंडेंस और परसेंटेज अबंडेंस के बारे में बात बताऊंगा। फ्रैक्शनल अबंडेंस एंड परसेंटेज अबंडेंस। देखो 2 वर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ पे, एक फ्रैक्शन, दूसरा परसेंटेज। परसेंटेज आप हर साल, परसेंटेज क्लास में हर साल में आप ऑब्जर्व करते हैं, हर टेस्ट में आपकी परसेंटेज आप ऑब्जर्व करते हैं। परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। जैसे 100 में से आपके कितने मार्क्स आए, 90 आए तो 90% हो गया। तो परसेंटेज का ये बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, किसी भी चीज को आप आउट ऑफ 100 निकालेंगे तो वो होगी परसेंटेज। इसी तरह से यहाँ पे है परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप आउट ऑफ द 100 इज कॉल्ड एज परसेंटेज अबंडेंस। फ्रैक्शन हमेशा 1 में से निकलता है, परसेंटेज 100 में से, फ्रैक्शन 1 में से। तो फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ एन आइसोटोप आउट ऑफ 1। और बहुत ही सिंपल सा मीनिंग क्या है इसका, इनकी जरूरत क्या पड़ी हमें। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इसी तरह से क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 14 के कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, 12 और 14। इसी तरह से आइसोटोप्स हैं ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब एक की तो परसेंटेज पूरे वर्ल्ड में कितनी है, क्योंकि वो बहुत स्टेबल है, प्रोटियम, वो है 99.9%। टोटल हाइड्रोजन का 99.9% वो है। बाकी बच गया ड्यूटेरियम और ट्रीशियम, तो उनकी परसेंटेज तो बहुत कम होगी, तो वो उनकी परसेंटेज अबंडेंस होगी। उसी को 1 में से निकाल दें तो वो होगी फ्रैक्शनल अबंडेंस। वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल अबंडेंस। और ये परसेंटेज और फ्रैक्शन हमारी हेल्प करती हैं इन डिटरमाइनिंग, इन कैलकुलेटिंग द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। वो हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या बताया मैंने आपको, फ्रैक्शन ऑफ एन आइसोटोप। तो जैसे आपको बोला मैंने प्रोटियम की परसेंटेज कितनी है, 99.9%। तो फ्रैक्शन कितना हो गया इसका, 100 से डिवाइड कर दो तो 0.999, ये इसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस होगी। फ्रैक्शन ऑफ एन आइसोटोप आउट ऑफ 1 इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल अबंडेंस। परसेंटेज बहुत सिंपल सी है, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 कितनी वैल्यू है किसी आइसोटोप की। और ये किस में यूज होते हैं, यूज इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास
कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल अबंडेंस एंड परसेंटेज अबंडेंस। फ्रैक्शनल अबंडेंस और परसेंटेज अबंडेंस का यूज करके हम एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे आपके पास है ये क्लोरीन है, मान लीजिए क्लोरीन का आइसोटोप है 35, क्लोरीन का आइसोटोप है 36, क्लोरीन का आइसोटोप है 37, 3 है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17। ये सबको पता होगा आई होप। किसी भी एलिमेंट को अगर आप एक्स से डिनोट करते हैं तो नीचे जेड आता है, ऊपर ए आता है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल एटम में इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जेड है। और ऊपर हम किसको डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास को, मास नंबर। और ये किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये वैल्यू होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से होता है। और न्यूट्रल एटम में ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी एलिमेंट को। तो ये आपके पास क्लोरीन 35, ये क्लोरीन 36 और ये क्लोरीन 37। मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आपको। परसेंटेज दी हुई मान लीजिए इनकी, नेचर के अंदर जो इनकी परसेंटेज है वो दी हुई है। मान लीजिए ये मान लीजिए दिया हुआ है 75.77%। टोटल क्लोरीन का 75.77%। मैं वैसे एग्जाम्पल कह रहा हूं। क्लोरीन 30 जो आपके पास 6 है, अब कितना बच गया? अराउंड 25% बच गया आपके पास। 25 से कम बच गया, ये 24.33% आपके पास बच गई। तो ये जो आपके पास बच गया 25 का, उसमें से ये आपके पास है मान लीजिए 12.5%। और ये आपके पास हो गया कितना? 12%, 12.2 कह लो आप। ये परसेंटेज हो गया आपके पास, ठीक है। ये 12% कह लीजिए आप। ये 12.2 कर देते हैं हम, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गई परसेंटेज। एक्चुअल एग्जाम्पल से भी आप कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल अबंडेंस कितनी होगी इनकी? फ्रैक्शनल अबंडेंस अगर परसेंटेज दी हो तो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन दी हो तो ये निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शनल अबंडेंस इसकी 100 से डिवाइड कर दो। इसको 100 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0.122। इसको 100 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0.121। ये आ गया आपके पास। अब आपको निकालना है एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कैसे निकालोगे आप एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? कैसे निकालोगे? इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी। तो क्या करोगे आप? दिस मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड करो। ये देखो ऐसे 75.77 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 12.2 मल्टीप्लाइड बाय 36 प्लस 12.1 मल्टीप्लाइड बाय 37 डिवाइडेड बाय 100। ये आंसर आ जाएगा आपका। दिस वुड बी योर आंसर। और हर केस में ऐसे ही करेंगे। परसेंटेज से ऐसे कर दिया हमने, फ्रैक्शनल अबंडेंस से कैसे करेंगे हम? बस 100 से डिवाइड नहीं करेंगे। दो परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज से मैंने ऐसे निकाला, फ्रैक्शनल से कैसे होगा देखो आप। 0.77 7577 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 0.122 मल्टीप्लाइड बाय 36 प्लस 0.121 मल्टीप्लाइड बाय 37। ये आंसर आ गया आपका। अब 100 से डिवाइड नहीं किया, पहले ही कर दिया था हमने। यहाँ ये 100 से डिवाइड तो कर रखा है। तो ये आंसर और ये आंसर क्या आएंगे? दोनों सेम आएंगे। आपकी एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां से भी आप करके देख सकते हैं, इन टेक्स्ट में भी। तो बच्चों मैंने फ्रैक्शनल और परसेंटेज अबंडेंस की कंसेप्ट बताई, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास आपको बताया, एवरेज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया, उसको कैसे आप यूज करते हैं, कौन सी कंसेप्ट उसमें लगेगी वो मैंने आपको बताया।
तो अभी के लिए आप इतना कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छी जो कंसेप्ट है आपकी मोल कंसेप्ट और दूसरी कंसेप्ट है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसको आप जरूर पढ़ें। और क्लास 11th है आपकी, तो जिन बच्चों ने साइंस ली है या पर्टिकुलरली केमिस्ट्री आप ली है और आप कुछ फ्यूचर में कुछ करना चाह रहे हैं सच में, तो अपना इंटरेस्ट उसमें क्रिएट करिए। ये मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप इंटरेस्ट क्रिएट करिए। और इंटरेस्ट दो तरह से होता है, या तो आपका स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक होता है, या आप जनरेट करते हैं कि आपने कोई एम बना लिया कि मेरे को 12th के बाद ये करना है, मेरे को ये करना है, वहाँ एडमिशन लेना है, इस जगह पे ये जॉब लेनी है, या ये अच्छा काम करना है, अपना कोई काम करना है। तो कोई भी आप टारगेट अपना फिक्स कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप फिर सब्जेक्ट के अंदर अपनी मेहनत करें, हार्डवर्क करें। और डेफिनेटली जो हार्डवर्क करेगा, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो तो वो भी अच्छा कर सकता है। आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे, तो आप इतना अच्छा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।